हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइज आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज आज हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, उसका हम लोग पार्ट 3 देखने वाले। ठीक है, तो गाइज आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे और ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं गाइज, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप जाके देख सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो गाइज पहला आपको है लैंड रिसोर्सेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको मैं डायग्राम में दिखाया हूँ पाई चार्ट के माध्यम से। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो जो प्लेन एरिया है इंडिया का, ठीक है, इसमें 43% कवर करता है। ठीक है, और गाइज ये जो हम लोग का माउंटेन एरिया है, ये माउंटेन एरिया करीबन 43%। ठीक है, और गाइज जो माउंटेन एरिया है वो 30% कवर करता है, और जो प्लेट्यू एरिया है गाइज, ठीक है, ये 27% कवर करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, अब गाइज मैं इसको समझाता हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो गाइज ये जो प्लेन एरिया है ये प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेटअप के लिए। ठीक है, यानी 43% में ही इंडिया को पूरा एग्रीकल्चर करना है और इंडस्ट्री सेटअप करना है। ठीक है, इतनी ही आपके पास लैंड है इंडिया के पास, 43% जो कि एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है और इंडस्ट्री के लिए अवेलेबल है। ठीक है, उसी प्रकार से गाइस आपका जो माउंटेन एरिया है, ठीक है, जो कि 30% है, ये पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स के लिए है, जिसमें सालों भर नदियाँ बहती रहती है, हिमालय से निकलने नदियाँ। ठीक है, और ये बहुत ही हॉट स्पॉट जगह है टूरिस्ट के लिए। इसमें बहुत सारे फॉरेनर आते हैं, देखने आते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है, जैसे हिमालय देखने आते हैं लोग। ठीक है, एवरेस्ट की चोटी देखने आते हैं वो लोग। ठीक है, माउंट एवरेस्ट देखने आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बहुत से एरिया ऐसे है हिमालय रीजन में जहाँ पर बहुत ही अच्छा हॉट स्पॉट जगह है। तो ये खासकर टूरिस्ट के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है इंडिया के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट है गाइस आपका इकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ठीक है, इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है माउंटेन एरिया। ठीक है, उसके बाद आपका आता है गाइस प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू आपका रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल है, जो कि इतना प्लेट्यू एरिया है 27%। ठीक है, 27% जो आपका इंडिया का प्लेट्यू एरिया है, जिसमें बहुत सारे रिच मिनरल्स गड़े हुए हैं। ठीक है, दबे हुए हैं। ठीक है, इसी में आपका फॉसिल फ्यूल मिलेगा। ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, नेचुरल गैस हो गया, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस हो गया, सीएनजी हो गया। ठीक है, और यही प्लेट्यू एरिया जहाँ पर फॉरेस्ट भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है गाइस हम लोग का लैंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, लैंड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो गाइस लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड मेनी पर्पसेस। तो पहला गाइस आपका फॉरेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका सेकंड है गाइस लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी कि लैंड का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर हम लोग कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे आपका हो गया गैस बैरन एंड वेस्ट लैंड। ठीक है, बंजर भूमि हो गया या बेकार पड़ा भूमि जहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही बोलेंगे हम लोग बैरन एंड वेस्ट लैंड। ठीक है, और इसी में आता है गैस आपका लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। जैसे आपका हो गया बिल्डिंग, ऐसा लैंड जहाँ पर बिल्डिंग बना दिया गया है, इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, वैसा लैंड जहाँ पर रोड बना दिया गया है, उसका भी इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। और थर्ड गाइस आपका वैसा लैंड जहाँ फॉरेस्ट है, वहाँ भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, उसके बाद है गाइस आपका अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। ठीक है, ये जो फैलो लैंड है मैं समझाऊंगा आपको इसी वीडियो में। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या आता है परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। ठीक है, तो गाइस इसमें क्या है, एक लैंड है, ठीक है, जहाँ पर चारागाह बना दिया गया। ठीक है, जानवरों को चरने का जगह है, इसको बोलते हैं हम लोग पास्चर्स। ठीक है, यानी ग्रेजिंग लैंड है। तो ये हो गया हम लोग का अनकल्टिवेटेड लैंड। ठीक है, जहाँ पर हम लोग कल्टीवेशन काम नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है गाइस आपका लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। ठीक है, ग्रुप्स, जिसमें क्या होता है हम लोग का नेट सोन एरिया को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से गाइस आपका कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, जिसमें क्या होता है लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर। ठीक है, यानी कि 5 साल तक हम क्या करते हैं उस लैंड को
खेती नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रतिभूमि, ठीक है। इसको हम शामिल करते हैं इसमें लैंड अंडर मिसेनियस ट्री क्रॉप्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गाइज हम लोग का फैलो लैंड्स, ठीक है। ये दो टाइप के गाइज, ठीक है। पहला हम लोग का है करंट फैलो। इसमें क्या होता है, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, ठीक है। तो गाइज इसमें क्या होता है, जो कल्टीवेशन का जो लैंड होता है, ठीक है, उसको एक या एक से कम साल तक ऐसे ही छोड़ते हैं, ठीक है। बिना खेती किए उस लैंड को हम लोग छोड़ते हैं 1 साल या 1 साल से कम, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग करंट फैलो लैंड, ठीक है। दूसरा गाइज आपका अदर देन करंट फैलो, ठीक है। सेकंड है गाइज आपका अदर देन करंट फैलो, ठीक। इसमें क्या होता है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, ठीक है। यानी कि 1 से लेके 5 साल तक हम लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे लैंड क्या बोलते हैं हम लोग, अदर देन करंट फैलो बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है गाइस हम लोग का नेट सोन एरिया। ये क्या होता है गाइस, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक लैंड है, ठीक है, ये लैंड है, तो इसमें क्या होगा, 1 साल में कई बार खेती किया जाएगा, ठीक है। 1 साल में कई बार खेती किया जाएगा प्लस जो नेट सोन एरिया है, ठीक है, दोनों को इंक्लूड करेंगे तब ये कहलाएगा हम लोग का ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, ठीक है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability and culture and traditions। तो गाइज ये जो हम लोग लैंड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन होती है, जैसे कि फिजिकल फैक्टर, जैसे लैंड का जो टोपोग्राफी है, ठीक है, बनावट है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लाइमेट कैसा है वो डिपेंड करता है, सॉइल का टाइप्स कैसा है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, ठीक है, लेटराइट सॉइल है, किस टाइप का सॉइल है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। साथ ही साथ जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है इंडिया का, ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है उस पर डिपेंड करेगा। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कैसा है, इंडिया के पास टेक्नोलॉजी कैसी है, ठीक है, ट्रैक्टर से खेती होता है या सिंपल हल और कुदाल से खेती होता है, ठीक है, इससे भी डिपेंड करता है। इंडिया का जो कल्चर है उस पर डिपेंड करता है, उसका ट्रेडिशंस है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है लैंड का यूज़, ठीक है। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ लैंड इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड यूज डेटा, हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल एरिया बिकॉज द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट असम हैज़ नॉट बीन डन फुली। मोreover some area of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed। तो गाइज अगर जोग्राफिकल एरिया देखा जाए इंडिया का एग्रीकल्चर के लिए तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लैंड फैला हुआ है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल है, और करीबन ये 93% आता है, ठीक है, 93% कवर होता है। और उसमें से हम क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट एरिया जो है आपका इंडिया का है असम, उसको छोड़ दिया जाए, और जो पाकिस्तान का ऑक्यूपाइड एरिया है जम्मू कश्मीर का उसको छोड़ के, और जो चाइना का एरिया है उसको छोड़ दिया जाए तो, ठीक है। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज़ ऑल्सो डिक्रीज्ड। हाउ आर वी एबल टू फीड आवर ह्यूज कैटल पॉपुलेशन ऑन दिस पास्चर लैंड एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। तो गाइज इंडिया का जो परमानेंट पास्चर एरिया है, जो चारागाह एरिया है, वो भी घट रहा है, और गाइज हम लोग के लिए समस्या उठ रहा है कि इतना बड़ा पॉपुलेशन जो है कैटल का, मवेशियों का, उसको खिलाएंगे क्या, ठीक है, ये भी एक समस्या है और इसका बहुत बुरा परिणाम हो सकता है आगे जाके, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड्स आर ईदर ऑफ द पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड्स इज वेरी हाई। Hence, these lands are cultivated once or twice in about 2 to 3 years, and if these are included in the net sown area, then the percentage of NSA in India comes to about 54%
ऑफ टोटल रिपोर्टिंग एरिया। तो गाइज इस समस्या से अगर आपको निपटना है, ठीक है, तो ये जो आपका एरिया है फैलो लैंड्स, ठीक है, उसमें साल भर में 2 से 3 खेती आपको निकालना पड़ेगा, 2 से 3 बार आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा, खेती बाड़ी करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, नेट सोन एरिया जो है इंडिया का, नेट सोन एरिया जो है, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। मतलब जो आपका एनएसए का परसेंटेज है, एनएसए का परसेंटेज है, नेट सोन एरिया का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा और ये करीब 54% हो जाएगा, ठीक है, 54% हो जाएगा। और इससे क्या होगा, टोटल जो रिपोर्टिंग एरिया है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको करना होगा, बिल्कुल करना होगा, ठीक है, तभी इस समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। इट इज़ ओवर 80% of the total area in Punjab and Haryana and less than 10% in Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur and Andaman Nicobar Island। तो गाइज ये जो आपका पैटर्न है नेट जोन एरिया का, ये बहुत वेरी कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है, जैसे आप दिखा रहे हैं मैं आपको, ठीक है, लगभग 80% जो है, ठीक है, 80% नेट जोन एरिया देखा गया है किसमें, पंजाब में और आपका हरियाणा में, ठीक है। और वही आप देखें तो लेस देन 10% है, लेस देन 10% है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मिज़ोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, ठीक है, बहुत ही कम एरिया है। तो इसको आपको लेवल करना होगा, तब जाके इंडिया एक बेहतर डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया इन द कंट्री इज़ फार लोअर देन द डिजायर्ड 33% of geographical area as it was outlined in the National Forest Policy 1952। उसी प्रकार से गैस क्या है, इंडिया में फॉरेस्ट की भी बहुत कमी है, ये लगभग कवर करता है 33% पूरे जोग्राफिकल एरिया में, ठीक है, जो सर्वे किया है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में, ठीक है। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस, the livelihood of millions of people who lived on the fringe of this forest dependent upon it। तो गाइज ये जो फॉरेस्ट है ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग जंगल में रह रहे हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल जो जंगल में रह रहे हैं, ठीक है, उसके जीवन यापन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं फॉरेस्ट पर, ठीक है, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पर डिपेंड होते हैं, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज। वेस्ट लैंड इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज इंक्लूड्स सेटलमेंट, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री एटसेट्रा। और गाइज जो नेट जोन एरिया है, ठीक है, नेट जोन एरिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो लैंड बचा उसको बोलेंगे हम लोग वेस्ट लैंड, ठीक है, वेस्ट लैंड बोलेंगे, ठीक है। और ये ऐसा एरिया है जहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर काम नहीं करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन एग्रीकल्चर यूज, ठीक है। जैसे आपका हो गया रॉकी एरिया, ठीक है, एरिड हो गया या डेजर्ट एरिया हो गया, ठीक है, ये सब में शामिल होगा, ठीक है, वेस्ट लैंड में। उसी प्रकार से अदर आपका नॉन एग्रीकल्चर यूज़ होगा, जैसे आपका हो गया सेटलमेंट, जहाँ पर लोग बस गए हैं, ठीक है, जहाँ पर घर बना के रह रहे हैं, ठीक है, सेटलमेंट हो गया। जहाँ रोड बन गया, जहाँ रेलवे बन गया, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व एंड मैनेज इट, इट हैज़ रिजल्टेड इन अ लैंड डिग्रेडेशन। दिस इन टर्न हैज़ सीरियस रिप्रकशंस ऑन सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट। और गाइज हम क्या कर रहे हैं, लैंड का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बिना इसको मेजरमेंट किए, ठीक है, बिना एप्रोप्रिएट मेजर्स लिए हुए, ठीक है। और गाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, लैंड का हम लोग लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, और इसके जो नुकसान है उसको ध्यान में नहीं रख रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है,
इसका जो कंजर्वेशन होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा, इसका जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा। रिजल्ट क्या हुआ, लैंड का डिग्रेडेशन हो गया, ठीक है, लैंड का हम लोग का डिग्रेडेशन कर रहे हैं, ठीक है, लैंड का कटाव हो रहा है, ठीक है, डिग्रेड हो रहा है। और ये सीरियस प्रॉब्लम है, ये बहुत सीरियस मैटर है, खास सोसाइटी के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट गाइस आपका लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए समझते हैं। वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन and will have to do so with the future generation too. 90-50% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. Human activities are obtained from land. Human activities have not only brought about degradation of land but also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. तो गाइज लैंड जो हम लोग को मिला है, ठीक है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है नेचर का, ठीक है, इसलिए हम लोग बचा के चलना पड़ेगा इसको, ठीक है, बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसका पार्ट्स से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं और फीचर्स में करेंगे, ठीक है। लगभग 95% जो हम लोग को बेसिक नीड है, जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया या क्लोथिंग हो गया, सब हम लोग लैंड से प्राप्त करते हैं, ठीक है। और ह्यूमन का जो एक्टिविटीज़ है सभी लैंड से प्राप्त होता है, ठीक है। तो गाइज ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। और सिर्फ ह्यूमन ही नहीं बल्कि बहुत से नेचुरल फोर्सेस हैं जो भी आपके डैमेज कर रहा है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। एट प्रेजेंट देर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। Approximately 28% belongs to the category of forest degraded area, 56% of its water eroded area, and the rest is affected by saline and alkaline deposit. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining, and quarrying too have contributed significantly in land degradation. तो गाइस ये जो लैंड को डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, अभी हम देखें करंट में तो लगभग 130 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेड कर चुका है इंडिया का लैंड, ठीक है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 28% क्या करता है, बिलोंग कर रहा है फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, और 56% ये वाटर एरोडेड एरिया है, और बाकी जो बचा वो सेलाइन या एल्कलाइन डिपॉजिट है, ठीक है। तो गाइज इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए हम लोग जिम्मेदार है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जिम्मेदार है। जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, ओवर माइनिंग कर रहे हैं, ओवर क्वेरिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए हैं लैंड को डिग्रेड करने में। सबसे बड़ा हाथ किसका है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का है, ठीक है। तो इसको गाइस हम लोग कंट्रोल करना होगा, तब जाके हम लोग फ्यूचर में बचा पाएंगे लैंड को, अदरवाइज़ हम लोग के लिए खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि नेट जोन एरिया क्या हो जाएगा, घट जाएगा ऐसे में, ठीक है। और इसको बढ़ाना है हमको, नेट जोन एरिया को ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, इसका परसेंटेज को इंक्रीज़ करना होगा, तभी हम लोग अपने जनसंख्या को खिला पिला पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा। माइनिंग साइट्स आर अबंडेंट आफ्टर एक्सकवेशन वर्क इज कंप्लीट, leaving deep scarce and traces over burdening. In a state like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining have caused severe land degradation. तो गाइज खासकर जो माइनिंग होता है इंडिया में, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो लोग क्या करते हैं, माइनिंग करने के बाद वहाँ से खनिज निकाल लेने के बाद उसको गड्ढा छोड़ते हैं, इससे क्या होता है, ओवर बर्डनिंग पड़ रहा है लैंड पर, ठीक है, जिससे अर्थक्वेक वगैरह आ रहा है। खासकर झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, जिसमें डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लोग माइनिंग कर रहे हैं और माइनिंग करने चलते क्या करते हैं, वो लोग जंगल को काट रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, जो लैंड डिग्रेडेशन है उसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सीवियर हो गया, ठीक है। ये केस खासकर झारखंड में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। In a state like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, overgrazing is one of the main reason for land degradation. उसी प्रकार से गाइस आप देखोगे स्टेट लाइक गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, और ये सबसे मेन रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का उस स्टेट में।
इन द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। उसी प्रकार से गाइस आप देखोगे हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, ओवर इरिगेशन हो रहा है। इससे भी क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन बढ़ रहा है। चूंकि जहाँ पर ज़्यादा इरिगेशन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है, पानी जमा हो जा रहा है। अब पानी जमा होने से क्या हो रहा है, सैलिनिटी बढ़ जा रहा है, एल्कलिनिटी बढ़ जा रहा है सॉइल का। उससे भी क्या हो रहा है, मिट्टी या लैंड डिग्रेड कर रहा है। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere। उसी प्रकार से आप देखो गाइस, जो मिनरल प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, जहाँ पर ग्राइंडिंग किया जाता है लाइमस्टोन को, खासकर सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, ठीक है, और कैल्साइट हो गया या सॉपस्टोन हो गया, ठीक है, ये जो सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए यूज होता है, वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा ह्यूज मात्रा में डस्ट पैदा कर रहा है जो एटमॉस्फेयर में फैल जा रहा है। It retards the process of infiltration of water into the soil after it settles down on the land. In recent years, industrial influence as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. तो गाइज इससे हो क्या रहा है, जो इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर होता है, ठीक है, वो बहुत कम हो गया है, ठीक है, और ख़ासकर अभी के साल में देखेंगे तो इंडस्ट्री से जो निकलने वाले वेस्ट मटेरियल है वो सबसे बड़ा मेजर सोर्स है लैंड और वाटर पोल्यूशन का, खासकर इंडिया के बहुत सारे क्षेत्र में या कंट्री के बहुत से क्षेत्र में। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द लैंड डिग्रेडेशन। एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, stabilization of land sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods to check land degradation. Proper management of wasteland, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. तो गाइज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ अगर हम रोकना चाहते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को कम से कम करना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारे काम करना होगा। पहला काम करना होगा आपको एफोरेस्टेशन, यानी जंगल लगाना पड़ेगा, ठीक है, पेड़ पौधे लगाना होगा। आपको प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा ग्रेजिंग एरिया को, ठीक है। आपको प्लांटिंग करना होगा शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट को, ठीक है। ये आपको ओवर ग्रेजिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये आपको सैंड ड्यून जो होता है उसको स्टेबलाइज करना होगा, ठीक है। आपको कांटादार पौधे बुशेस लगाना पड़ेंगे, झाड़ी, ठीक है। इससे आपको जो लैंड डिग्रेडेशन होता है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा वेस्ट लैंड का। आपको माइनिंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है उस पर ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको रूल और रेगुलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर डिस्चार्ज करना होगा, डिस्पोजल करना होगा इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस का। जो इंडस्ट्री वेस्ट मटेरियल जो निकालती है उसको प्रॉपर डिस्चार्ज करना होगा, प्रॉपर इसको डिस्पोजल करना होगा, ठीक है। और गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडस्ट्री से जो निकलते हैं इन्फ्लुएंस, ठीक है, या जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, खासकर उन एरियाज़ में जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है और सब अर्बन एरिया है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ये सब देखने को मिलता है, ठीक है, जिससे कम करके हम लोग लैंड और वाटर डिग्रेडेशन को कम से कम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है गाइस हम लोग का सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो गाइस ये जो सॉइल है हम लोग का है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है जो लगातार बनते रहता है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा मीडियम है प्लांट ग्रोथ के लिए, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं लैंड पे उसके सपोर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉइल, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम
इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सोयल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। तो गाइज ये जो सोयल है ये लिविंग सिस्टम है, ठीक है। सोयल को 1 सेंटीमीटर, कुछ सेंटीमीटर सोयल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाता है। तो गाइज पेरेंट रॉक और बेड रॉक इसको बोलते हैं, ठीक है। क्लाइमेट हो गया, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो गाइज ये सब फैक्टर है जो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पेरेंट रॉक हो गया, बेड रॉक, ठीक, इसी बोलते हैं, इससे बनता है मिट्टी, सॉइल बनता है। क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और टाइम जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर हो गया, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज़ ऑफ डीकम्पोजर्स एट्सेट्रा, ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो गाइस सॉइल के फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर काम करता है, बहुत सारे वेरियस नेचुरल फोर्स काम करता है। जैसे कि आपको हो गया चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के घटने बढ़ने से भी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, पानी के चलने से भी क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है, सॉइल बनता है। विंड के बहने से भी क्या होता है, मिट्टी बनता है। ग्लेशियर से भी क्या होता है, मिट्टी बनता है। एक्टिविटीज़ ऑफ डीकम्पोजर्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको एक्टिविटी से भी क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। सभी कंट्रीब्यूट करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सिर्फ एक फैक्टर से सॉइल नहीं बनता है, ये सारे फैक्टर मिल के काम करते हैं, तब जाके एक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो गाइज ये जो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंज होते हैं, ठीक है, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक, जैसे ह्यूमस बोलते हैं इसको, ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। द सॉइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। तो गाइज सॉइल के फॉर्मेशन के लिए अभी हम देखें ऑर्गेनिक जो फैक्टर होता है जैसे ह्यूमस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, तो इसका कलर हम देखेंगे, थिकनेस, ठीक है, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। द सॉइल ऑफ इंडिया, उसके आधार पर हम लोग इंडिया की जो सॉइल है उसको बहुत से डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। उसके कलर के आधार पर, उसके थिकनेस, उसके टेक्सचर, उसके एज, उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, या सॉइल फॉर्मेशन के आधार पर उसको डिफरेंट टाइप्स में हम लोग बांट के देखते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गाइस, ठीक है। अब गाइस आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेटिक रियल्म्स एंड वेजिटेशन। तो गाइज हम देख चुके हैं इंडिया कैसा है, बहुत ही डिफरेंट फीचर वाला देश है, ठीक है। इसमें लैंड फॉर्म अलग अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग है, ठीक है, वेजिटेशन अलग अलग है। दिस हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, ये सभी कंट्रीब्यूट करता है वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल के। तो गाइज हम लोग का क्लासिफिकेशन जो है सॉइल का, उसमें सबसे पहला पार्ट हम लोग का है एलुवियल सॉइल, ठीक है। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल है। तो गाइज इसका जो फैलाव है इंडिया में बहुत ज़्यादा है एलुवियल सॉइल का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है, ठीक है। इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल। इस एलुवियल सॉइल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो 3 इम्पॉर्टेंट रिवर, इंडस, गंगा, द ब्रह्मपुत्र नदी के डिपोजिशन से हुआ है, ठीक है। दिस सॉइल्स आर एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। और गाइज इस सॉइल का जो एक्सटेंट है, इसका जो फैलाव है और राजस्थान और गुजरात तक है, ठीक है। एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, पर्टिकुलरली इन द डेल्टा ऑफ महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। और यहाँ तक कि इस एलुवियल सॉइल का जो एक्सटेंट है, इसका जो विस्तार है,
वो आपको मिलेगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में मिलेगा, ठीक है। पर्टिकुलरली आपको मिलेगा डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स पे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर डायग्राम में बना, तो गाइज ये डायग्राम है एलुवियल सॉइल का, ठीक है, आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। As we move inland towards the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size. तो गाइस अलुवियल सॉइल में बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे कि सैंड भी है, इसमें है सिल्ट भी है और क्ले भी है, ठीक है। जैसे हम लोग इनलैंड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, रिवर वैली के इनलैंड तरफ बढ़ेंगे, तो इससे क्या होता है, जो सॉइल पार्टिकल्स है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है और साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। इन द अपर रिचेस ऑफ द वैली near the place of break of slope the soil are coarse। और गाइज अगर हम लोग रिवर वैली के अपर रिच में पहुंचेंगे, ठीक है, जहां पर स्लोप है वहां पर ही अलुवियल सोइल क्या होगा, खुरदरा होगा, कोर्स होगा, ठीक है। सच सोइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमोंट प्लेन्स सच एज दुवर्स, चोस एंड तेराई। और गाइज ये जो सॉइल है बहुत ही कॉमन है, खासकर आपका पिडमोंट प्लेन में, जैसे कि आपका दुवर्स हो गया, ठीक है, चौस हो गया और तेराई में, ठीक है। और गाइज यहाँ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता है खादर और बांगर, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स एंड कंपोनेंट्स, सोइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। According to their age, alluvial soils can be classified as old alluvial। गाइस जो ओल्ड alluvial होता है उसको हम लोग बोलते हैं बांगर, ठीक है, एंड न्यू alluvial इसको बोलते हैं खादर। चलिए आगे समझते हैं गाइस हम लोग। बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स देन द खादर। तो गाइस जो बांगर सॉइल है, ठीक है, जो ओल्ड alluvial सॉइल है उसमें क्या होगा, कंकर का जो नोड्यूल्स है, ठीक है, कंकड़ जो है उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, किसकी तुलना में, खादर की तुलना में। आप देख सकते हो जो बांगर है ज़्यादा कंकर मिलेगा आपको, ठीक है। वही आप देखोगे खादर, ठीक है, इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स। जो खादर होता है इसमें क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स होता है, एंड इज़ मोर फर्टाइल, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है, उपजाऊ है, दैन द बांगर। बांगर की तुलना में ज़्यादा क्या होगा, फर्टाइल होगा, कौन, खादर, ठीक है, जो न्यू वाला है, ठीक है। अलुवियल सोल एज होल आर वेरी फर्टाइल। कुल मिलाकर देखें तो अलुवियल सोल क्या होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, ठीक है। मोस्टली दिस सोइल्स कंटेन एडिक्वेट पोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ सुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल्स एंड पल्सेस क्रॉप। तो गैस जो अलुवियल सोइल है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, पोटास होता है, फॉस्फेरिक एसिड होता है, लाइम होता है, चूना, ठीक है, जो कि आइडियल होता है, बहुत अच्छा होता है ग्रोथ के लिए, किसके लिए, शुगर केन के लिए, पैडी के लिए, व्हीट के लिए और बहुत सारे सीरियल्स के लिए या पल्सेस क्रॉप्स के लिए, ठीक है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन ऑफ अलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। तो गाइज जहाँ पर आपका अलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, वैसे रीजन में आप देखोगे वहाँ पर इसका इंटेंसिव कल्टिवेशन होता है क्रॉप का, ठीक है, और वहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, ठीक है। Soil in the drier areas are more alkaline, can be productive after proper treatment and irrigation। तो गाइस जहाँ पर आपका जो सूखा जगह है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, एल्कलाइन की मात्रा बहुत ज़्यादा है और इसको हम लोग प्रोडक्टिव बना सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गाइस आपका ब्लैक सॉइल, ठीक है, दिस सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। तो गाइस ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो गाइस ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोविंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। तो गाइस ये जो ब्लैक सॉइल है इसको हम लोग तो गाइस ये जो ब्लैक सॉइल है ये कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है, इसीलिए इस सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन along with the parent rock material are
द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सॉइल। तो गाइस इसे माना जाता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है, खासकर जो पेरेंट रॉक है उसका जो मटेरियल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, खासकर ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। तो गाइस इस टाइप का जो सॉइल है आप देखोगे टिपिकली डेक्कन ट्रैप में पाया जाता है, जहाँ पर बेसाल्ट रीजन है, ठीक है। इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में, और खासकर ये बना है लावा के फ्लो होने से, ठीक है। जो लावा निकलता है वोल्केनो से उसके फैलाव से बना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में ब्लैक सॉइल को, ठीक है। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंट इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग विद द गोदावरी एंड कृष्णा वैली। तो गाइस इसका जो फैलाव है, ठीक है, खासकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र में है, मालवा में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ हो गया, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप देखोगे तो गोदावरी और कृष्णा वैली तक है, ठीक है। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल, दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। तो गाइज जो ब्लैक सॉइल है वो एक्सट्रीमली क्ले है, क्लेई मटेरियल से बना है, ठीक है। और इसको हम लोग, इसकी जो कैपेसिटी है मॉइस्चर होल्ड करने की बहुत अच्छा है, ठीक है। दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। और इस सॉइल में काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट पाया जाता है, जैसे कि आपका कैल्शियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटास हो गया और लाइम हो गया, ठीक है। दिस सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फेटिक कंटेंट। और गाइज इसमें आपको फॉस्फोरस बहुत कम मात्रा में मिलेगा, ठीक है। ब्लैक सॉइल में लैक में होता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है फॉस्फेरिक, ठीक है। दे डेवलप डीप cracks during the weather which help in proper aeration of the soil. These soils are sticky when wet and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower and during the pre-monsoon period. तो गाइज ये जो ब्लैक सॉइल है, ठीक है, इसमें क्रैक आ जाता है, ठीक है, दरार आ जाता है, ठीक है, आप देखे होंगे। इससे क्या होता है, इस क्रैक में एयर अंदर चल जाता है, ठीक है, इससे बहुत अच्छा आपका सॉइल बन जाता है। और ये सॉइल क्या होता है, बहुत स्टिकी होता है जब ये भींग जाता है, ठीक है, जब इसमें पानी पड़ता है ना तो बहुत स्टिकी चिपचिपा हो जाता है, और उसमें वर्क करना उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। जब पहली बारिश होती है ना उसमें आपको इसमें वर्क करना आसान नहीं होता है, खासकर प्री मानसून पीरियड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गाइस हम लोग का रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है। तो गाइस ये हम लोग डायग्राम है जो आपके डायग्राम वर्क के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो। जो हरा पोर्शन दिख रहा है ये फॉरेस्ट सॉइल है, ठीक है। और गाइज ये हम लोग का एलुवियल सॉइल है, ये वाला, ठीक है, ये एलुवियल सॉइल है। और रेड एंड येलो सॉइल आपको मिलेगा। और गाइज ये हम लोग का रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक है। और ये गाइज हम लोग का ब्लैक सॉइल है रीजन, ठीक है। और गाइज ये हम लोग का लेटराइट है, ये वाला दिख रहा है लेटराइट है, ठीक है। और गाइज हम लोग का ये एरिड सॉइल है, ठीक है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है ये हम लोग एरिड सॉइल है, ठीक है। तो गाइस चलिए समझते हैं हम लोग रेड सॉइल के बारे में। तो गाइस रेड सॉइल डेवलप और रेड सॉइल डेवलप्स ऑन crystalline areneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. तो गाइस ये जो रेड सॉइल है, ठीक है, इसका जो डेवलपमेंट हुआ है, इसका जो विकास हुआ है, ठीक है, खासकर आपका क्रिस्टलाइन एजेनियस रॉक से हुआ, ठीक है। और जहाँ पर रेनफॉल बहुत ही कम होता है, ठीक है, खासकर आपका ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू में ये देखने को मिलता है, ठीक है। येलो एंड रेड सॉइल आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग विद द पिडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो गाइस जो येलो एंड रेड सॉइल है उसका जो फैलाव है खासकर आपका उड़ीसा पार्ट में मिलेगा आपको, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो गया, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलॉन्ग द पिडमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट मिलेगा, ठीक है। दिस सॉइल्स डेवलप अ रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस आपके एग्जाम के लिए। तो गाइस इस सॉइल का जो कलर होता है, ठीक है, रेड होता है, ठीक है, रेडिश होता है, ठीक है, क्यों होता है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन होता है, ठीक है, इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। तो गाइज इस रॉक का तो गाइज इस सॉइल का जो कलर होता है थोड़ा सा रेडिश होता है, ठीक है, क्यों होता है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन
इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसका कलर थोड़ा सा लाल रेडिश होता है, ठीक है। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म। और गाइस ये येलो इसलिए होता है क्योंकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, ठीक है, तब ये येलो दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट गाइस हम लोग का लेटराइट सोल, ठीक है। लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लैटर विच मीन्स ब्रिक। द लेटराइट सोल डेवलप इन द एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है। ह्यूमस कंटेंट ऑफ the soil is low because most of the microorganisms, particularly the decomposers like bacteria, get destroyed due to high temperature. Laterite soil are suitable for cultivation with adequate doses of manures and fertilizers, ठीक है। यहाँ तक समझते हैं पहले। तो फ्रेंड ये जो लेटराइट वर्ड है, ठीक है, ये लैटिन वर्ड से बना है, लैटर से, ठीक है। इसका मतलब होता है ब्रिक। और इस सोइल का जो डेवलपमेंट हुआ है खासकर उस एरिया में जहाँ पर हाई टेम्परेचर है, ठीक है, और हेवी रेनफॉल होता है। इसका मतलब ये हुआ, इससे इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर इंटेंस लीचिंग होता है खासकर ड्यू टू हेवी रेन की तुलना में, ठीक है। तो गाइस इसका परिणाम ये हुआ कि इससे क्या होता है, इसमें इंटेंस लीचिंग होता है, ठीक है, ड्यू टू हेवी रेन से। और ह्यूमस कंटेंट, जो ह्यूमस कंटेंट होता है, ठीक है, सॉइल में वो थोड़ा सा कम पाया जाता है क्योंकि खासकर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, पर्टिकुलरली जो डिकम्पोजर्स होता है जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये डिस्ट्रॉयड हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। क्योंकि हाई टेम्परेचर में क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है, इसलिए इसमें ह्यूमस क्या होता है, बहुत कम पाया जाता है। लेटराइट सोइल जो होता है सुटेबल होता है खासकर कल्टिवेशन विथ एडिक्वेट डोजेज ऑफ मैन्योर्स, ठीक है। इसमें ज़्यादा मात्रा में आपको क्या करना पड़ेगा, मैन्योर डालना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, तब जाके ये थोड़ा सा अच्छा बन पाता है पैदावार के लिए, ठीक है, तब जाके ये फर्टाइल बन पाता है। दिस सोइल्स आर मेनली फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम। तो गाइस इस सोइल का जो एक्सटेंट है, फैलाव है, कर्नाटका हो गया, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा, ठीक है, और असम में पाया जाता है। आफ्टर एडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स particularly in the hilly area of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful for growing tea and coffee. Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crops like a cashew nut. तो गाइज अगर इसमें ज़्यादा मात्रा में आप मैन्योर डालोगे, ठीक है, और इसमें खासकर अच्छा कंजर्वेशन, सोइल कंजर्वेशन और टेक्निक यूज़ करोगे तो ये हिली एरिया में खासकर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु एरिया में, ठीक है, ये सोइल काफ़ी यूज़फुल हो जाता है ग्रोइंग के लिए, खासकर टी और कॉफ़ी के लिए, ठीक है। टी और कॉफ़ी के लिए ये बहुत ही फेमस है, ठीक है। और गाइज जो रेड लेटराइट सोइल है ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला, जो केरला में पाया जाता है, और ये इम्पॉर्टेंट है कैश्यू नट, ठीक है, जो काजू होता है ना उसके लिए, प्रोडक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है रेड लेटराइट सोइल, ठीक है। तो गाइस ये हम लोग का है रेड लेटराइट सोइल, ठीक है। अब नेक्स्ट गाइस हम लोग का एरिड सोइल, ठीक है। तो गाइस एरिड सोइल्स रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। इसका जो कलर होता है रेड टू ब्राउन होता है, ठीक है। दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। ये जो गाइस ये बहुत ही सैंडी होता है, इसमें काफ़ी मात्रा में सैंड होता है, ठीक है, और सेलाइन होता है नेचर में, ठीक है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। तो गाइस कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर इसमें जो सॉल्ट कंटेंट है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है कॉमन सॉल्ट बनाया जाता है इससे वाटर को इवेपोरेट करके, ठीक है, वाटर को वेपोराइज करके, ठीक है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज़ फास्टर, द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। तो गाइज जहाँ पर जो ड्राई क्लाइमेट है, ठीक है, जहाँ हाई टेम्परेचर है, इवेपोरेशन क्या होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है,
और जो सॉइल है जिसमें ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है एंड मॉइस्चर भी कम होता है, ठीक है। और गाइज ये एरिड सॉइल, इसमें ह्यूमस कम पाया जाता है और मॉइस्चर भी कम पाया जाता है, ठीक है। द लोअर होरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट टुवर्ड्स। और गाइज जहाँ पर सॉइल और गाइज जहाँ पर लोअर होरिजन है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, कंकर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से क्या होता है, उसमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। द कंकर लेयर ऑफ फॉर्मेशन इन बॉटम होरिजन्स रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। और जो कंकर को जो लेयर है, ठीक है, वो बॉटम में पाया जाता है बहुत ज़्यादा। इससे क्या होता है, जो इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर होता है वो बहुत ही कम हो पाता है, ठीक है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सोइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ राजस्थान। और खासकर गाइज ये जो सोइल है उसमें अगर प्रॉपर हम लोग इरिगेशन कर दें तो ये सोइल काफ़ी अच्छा फर्टाइल बन जाता है और इसमें खेती किया जा सकता है, ठीक है, जैसे आपका राजस्थान में हो रहा है, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर ये एरिड सोइल है, ठीक है, ये लोग पार्ट देख रहे हैं, ये हम लोग का एरिड सोइल है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज हम लोग का फॉरेस्ट सोइल। दिस सोइल्स आर फाउंड इन हिली माउंटेनियस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन, ठीक है, फॉरेस्ट आर अवेलेबल, ठीक है। तो गाइज ये जो सोइल है खासकर आपका हिली एरिया में और माउंटेन रीजन में पाया जाता है जहाँ पर सफिशिएंट फॉरेस्ट है। द सोइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म्ड। और जो सोइल का जो टेक्सचर है, ठीक है, ये वेरी करता है ड्यू टू अकॉर्डिंग टू द माउंटेन इन्वायरमेंट, ठीक है। दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स, ठीक है। ये जो सोइल है खासकर लूमी होता है और सिल्टी होता है वैली साइड में, ठीक है। एंड कोर्स ग्रेन्ड इन अपर स्लोप्स in the snow covered areas of Himalaya. These soils experiences denudation and are acidic with low humus content. और गाइज जहाँ पर ये स्नो कवर्ड एरिया है, ठीक है, जैसे आपका हिमालय रीजन हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, डेनुडेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये एसिडिक भी होता है और इसमें ह्यूमस भी कम पाया जाता है, ठीक है। द सॉइल्स फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एलुवियल फैंस एंड आर फर्टाइल। और गाइज यही सोइल अगर लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली पाया जाता है तो ये काफ़ी फर्टाइल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट गाइज हम लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका सोइल इरोजन, ठीक है, एंड सोइल कंजर्वेशन। चलिए समझते हैं हम लोग। द डिनोडेशन ऑफ सोइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सोइल इरोजन। तो क्या होता है गाइज, जो कटाव होता है मिट्टी का, ठीक है, सोइल जो कवर का ऊपर जो लेयर होता है सोइल का, उसका जो कटाव होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग सोइल इरोजन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू। और गाइज ये जो सोइल का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, और जो इरोजन है, दोनों साथ साथ चलते रहता है, ठीक है, और दोनों के बीच में क्या होता है, एक बैलेंस बना होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में इस सोइल किस प्रकार से इरोजन हो रहा है, ठीक है, सोइल का। Sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction, and mining, while natural forces like wind, glacier, water lead to soil erosion. लेकिन कभी कभी क्या होता है, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ होता है इसको इस बैलेंस को गड़बड़ा देता है, ठीक है, ख़राब कर देता है, खासकर डिफोरेस्टेशन से, ओवरग्रेजिंग से, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, माइनिंग वर्क से, ठीक है। और जो नेचुरल फोर्सेस जैसे कि आपका ग्लेशियर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, ये सभी क्या करता है, सॉइल को काटता है, ठीक है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू अ clay soils and make deep channels as gullies. The land becomes unfit for cultivation and is known as bad land. In the Chambal basin, such as lands are called ravines. तो गाइस जब पानी चलती है, ठीक है, जब पानी बहती है तो ये जो कीचड़ होता है, ठीक है, जो मिट्टी होता है उसको काटती है, ठीक है। इससे क्या होता है, डीप चैनल बनता है, ठीक है, इसको हम लोग गुली बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ये मिट्टी कल्टीवेशन के लिए अनफिट होता है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं क्या है, बैड लैंड बोलते हैं, ठीक है।
खासकर ये आपको मिलेगा चंबल बेसिन में, ठीक है। और चंबल बेसिन में इसी को बोलते हैं हम लोग रेवाइन्स बोलते हैं। जो मिट्टी कटता है इसको क्या बोलते हैं? रेवाइन्स बोलते हैं, ठीक है। Sometimes water flow as sheet over large area down a slope. In such cases, the top soil is washed away. This is known as a sheet erosion, ठीक है। कभी कभी क्या होता है गाइस, आप देखे होंगे जो पानी होता है, ठीक है, वाटर फ्लो करता है लार्ज एरिया में, डाउन स्लोप में बढ़ता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो मिट्टी का टॉप पार्ट होता है वो उड़ जाता है, ठीक है, साफ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शीट इरोजन, ठीक है। क्या बोलते हैं? शीट इरोजन बोलते हैं, ठीक है। Wind blow loose soil of flat and sloping land known as the wind erosion. उसी प्रकार से जो विंड ब्लो करता है, ठीक है, लूज सोइल को हटा देता है, उड़ा देता है, ठीक है। और स्लोपिंग लैंड, इस स्लोपिंग लैंड को क्या बोलते हैं? विंड इरोजन बोलते हैं, ठीक है। सोइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल्स of the quick flow of water leading to soil erosion. डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, ठीक है, गलत तरीके से खेती करोगे तो ही मिट्टी कटेगा, ठीक है। जुताई अच्छा नहीं करोगे तो ही मिट्टी कटेगा, ठीक है। अप एंड डाउन स्लोप होगा तो ही मिट्टी कटेगा, ठीक है। और क्विक फ्लो ऑफ वाटर होगा तो ही मिट्टी कटेगा, ठीक है। ये सब सोइल इरोजन का फैक्टर है, इंपॉर्टेंट वजह है, कारण है, ठीक है। Plowing along the contour lines can de-accelerate the flow of water down the slopes. This is called contour plowing. देखो कैसे होता क्या है, आप जुताई करोगे, ठीक है। अगर हम लोग जुताई करते हैं कॉन्टोर लाइन में, ठीक, इस प्रकार से आप कॉन्टोर लाइन में अगर जुताई करोगे, ठीक है, इससे क्या होता है कि फ्लो ऑफ वाटर जो होता है वो डाउन हो जाता है, ठीक है। स्लोप क्या होता है? डाउन हो जाता है। अगर डाउन हो जाएगा तो कटाव भी कम होगा। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कॉन्टोर प्लोइंग बोलते हैं, ठीक है। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट इरोजन। Western and central Himalaya have well developed terrace farming. Large fields can be divided into strips. Strips of grass are left to grow between the crops. This breaks up the force of the wind. This method is also known as stripped cropping. Planting lines of tree to create shelter also works in similar way. तो गाइज ये ट्रेस जो कल्टीवेशन होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? सोइल इरोजन को कम करता है। आप देखोगे वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय में, ठीक है, वहाँ पर देखोगे वहाँ पर ट्रेस फार्मिंग होता है, ठीक है। तो होता क्या है, वहाँ पर लार्ज फील्ड होता है, इसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। स्ट्रिप में, कई स्ट्रिप में डिवाइड करते हैं और स्ट्रिप से जहाँ जहाँ स्ट्रिप होता है वहाँ पर घास को उगाया जाता है, ठीक है, घास को उगाया जाता है। तो गाइज इससे क्या होता है, वहाँ पर जो हवा बहती है, ठीक है, उसका जो फोर्स होता है हवा का, ठीक है, उसको ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। और इस मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रिप्ड क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं। आगे गाइस हम लोग का प्लांटिंग लाइन्स, ठीक है, ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे। ये जो प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री होता है गाइस, ठीक है, सेम वैसे ही फंक्शन करते हैं जिस प्रकार से आपका ट्रेस फार्मिंग होता है, ठीक है। रो ऑफ सच ट्री आर कोल्ड शेल्टर बेल्ट, ठीक है। ये जो रो होता है पेड़ का, ठीक है, जो लगाया जाता है पेड़ पौधे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? शेल्टर बेल्ट बोलते हैं। दिस शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। तो गाइज ये जो शेल्टर बेल्ट है इसका बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है। इससे क्या हुआ है, आपका सैंड ड्यून्स कम हुआ है, ठीक है, स्टेबलाइज हुआ है। और जो डेजर्ट है, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया में जो डेजर्ट है उसका भी स्टेबलाइजेशन कम हुआ है, ठीक है।